देश के 5 राज्यों के चुनावों के आज नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में बीजेपी एक बार फिर बाजी मार ले गई है। बीजेपी अपने चारों राज्यों की सरकारों को बचाने में सफल रही, लेकिन बीजेपी की जीत में उसकी लोकप्रियता का योगदान कम और विपक्षी दलों का ज्यादा दिखाई दे रहा है। गोवा में तो बीजेपी को वोटों के बंटवारे का जबरदस्त फायदा दिखाई दिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। आज सुबह से जैसे जैसे ईवीएम खुलती गई, देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कैंप में निराशा बढ़ती गई। पार्टी को गोवा और उत्तराखंड में सरकार बनाने का भरोसा था, लेकिन विपक्षी वोटों के बंटवारे ने कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। गोवा में 33% मतों के साथ बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल होते दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन के खाते में 25% मत आए हैं। कांग्रेस को 2017 के मुकाबले सीट और वोट दोनों का ही नुकसान हुआ है, यानी बीजेपी अपने खाते में अतिरिक्त वोटों को जोड़े बिना ही बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचती दिखाई दे रही है। दरअसल गोवा में टीएमसी गठबंधन और आप के बीच में बीजेपी विरोधी वोटों के बंटवारे का नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। टीएमसी गठबंधन को 13 और आप को 7% के करीब वोट मिला है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोटों का अंतर मात्र 8% का रहा। टीएमसी गठबंधन और आप ने बीजेपी विरोधी वोट के नाम पर कांग्रेस के किले में ही सेंध लगा दी। इससे पहले तमाम सर्वे भी इस ओर इशारा कर रहे थे कि गोवा में बीजेपी से 2/3 लोग नाराज हैं और उसका जीतना बेहद मुश्किल है, लेकिन बीजेपी विरोधी वोट कई हिस्सों में बंट जाने के चलते बीजेपी 33% वोटों के साथ भी सरकार बनाते दिखाई दे रही है। राजस्थान कांग्रेस में लंबे वक्त से सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अनबन है, लेकिन यह अनबन अब मिटती दिख रही है। नाराज पायलट को मनाने के लिए सीएम गहलोत दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए पुरानी बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा गहलोत ने, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से चली आ रही गहलोत और पायलट गुट की खींचतानी अब थोड़ी कम होती दिख रही है। हाल ही में राजस्थान में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे के दौरान सीएम गहलोत के साथ मुलाकात और बातचीत के बाद प्रदेश में सचिन पायलट को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। अशोक गहलोत ने अपने आवास पर आए नागरिकों को संबोधित करते हुए सचिन पायलट को लेकर उस दौर का जिक्र किया जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और सचिन पायलट मंत्री बनाए गए थे। अशोक गहलोत ने कहा कि पार्टी ने मंत्री बनाने के लिए मुझसे कई नाम मांगे थे। मैंने केंद्रीय नेतृत्व को उस समय मीणा समाज से नमो नारायण मीणा का नाम दिया था, लेकिन मेरा मानना था कि गुर्जर समाज से भी कोई मंत्री बनना चाहिए, इसलिए मैंने सचिन पायलट के नाम की सिफारिश की। गुर्जर समाज से सचिन पायलट का नाम दिया था। बाद में सचिन पायलट का फोन मेरे पास आया था। सचिन पायलट ने मुझसे मंत्री बनाने के लिए मदद करने का आग्रह किया था। मैंने उनसे कहा कि मैंने बिना आपके कहे ही आपके नाम को बढ़ाया है और कभी इस बात की किसी से चर्चा नहीं की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच लंबे समय से खींचतान जारी है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत के इस बयान से ये साफ साफ पता चल रहा है कि गहलोत सचिन पायलट को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो उनके खिलाफ नहीं है। पुरानी बातें वापस उठाने का मतलब तो यही नजर आ रहा है कि अशोक गहलोत दोनों गुटों के बीच एक बार फिर से सुलह करना चाहते हैं। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में जीत के लिए दिग्गजों ने जोर लगाया, सत्ता के लिए हर मुमकिन पैंतरा अपनाया, लेकिन जब नतीजों की तस्वीर साफ हुई तो उसमें कमल खिलता हुआ नजर आया। जी हां, उत्तराखंड में एक बार फिर बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन ये जीत का जश्न फीका है, क्योंकि जिस चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही चुनाव हार गया, जबकि कांग्रेस ने हार कर भी अपनी लाज बचा ली है। उत्तराखंड का सियासी इतिहास बताता है कि हर 5 साल बाद सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने जीत हासिल कर उस इतिहास को तो बदल दिया, मगर वो जीतकर भी हार गई, क्योंकि जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया वो दिग्गज नेता ही हार गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी का कमल खिलाते खिलाते खुद मुरझा गए। खटीमा से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के भुवन चंद कापड़ी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अपनी साख बचाने के साथ साथ कांग्रेस की नाक भी बचा ली। ये पहली बार नहीं है जब चुनाव में सीएम के चेहरे को हार मिली हो। इतिहास के पन्नों को पलटे तो साल 2012 में सीएम रहते हुए भुवन चंद्र खंडूरी को हार मिली थी, जबकि 2017 में हरीश रावत सीएम रहते हुए खुद की प्रतिष्ठा को नहीं बचा पाए थे। अब 2022 के विधानसभा चुनाव में भी यही पटकथा लिखी गई है और इतिहास के पन्नों में हारने वाले सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम भी दर्ज हो गया। इस हार की वजह को तलाशें तो सीधे सीधे बीजेपी के फैसले कटघरे में खड़े होते हैं, क्योंकि मात्र 10 महीने के अंदर पार्टी ने 3 बार सीएम के चेहरे को बदला। पहले हार के डर से त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया, फिर तीरथ सिंह रावत को मौका दिया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुष्कर सिंह धामी को मैदान में उतार दिया। उनके कंधों पर पार्टी की साख बचाने की चुनौती थी, जिसमें वो उत्तीर्ण हुए हैं, लेकिन खुद कांग्रेस के हाथों गच्चा खा गए। अब इस हार के बाद सवाल उठता है कि आखिर कौन बनेगा उत्तराखंड का सीएम।
क्या बीजेपी नए चेहरे पर लगाएगी दांव या फिर तजुर्बे को देगी तवज्जो? इन सवालों के जवाब से तो कुछ दिनों बाद पर्दा हटेगा, लेकिन उससे पहले अटकलें लगाई जा रही हैं कि सीएम के चेहरे को लेकर पार्टी में घमासान छिड़ सकता है, क्योंकि जब जब कुर्सी की बात आती है तब तब कलह होती है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी कैसे कलह को दूर कर मुख्यमंत्री के चेहरे पर मोहर लगाती है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के बाद आए नतीजों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नतीजे पंजाब से आए हैं, जहां आप ने प्रचंड बहुमत हासिल करके कांग्रेस, बीजेपी और अकालियों को धूल चटा दी है। तो वही 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। बीजेपी खेमे में जश्न है तो विपक्ष मायूस है। चलिए देखते हैं इन नतीजों को लेकर किसने क्या कहा है। 5 राज्यों में हुए चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है और बीजेपी 4 राज्यों में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। बीजेपी की जीत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए, जिन पर चर्चा होती रहेगी। तो वही पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत ने कांग्रेस की विफलता पर पार्टी को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। नतीजों पर अब नेताओं के रिएक्शन आने भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी सहित 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली करारी हार पर कहा है कि हमें विनम्रता से हार स्वीकार है और इस हार से सीख लेंगे। कांग्रेस ने इन चुनावों में पंजाब की सत्ता भी गंवा दी है। तो वही दूसरी तरफ पंजाब में हार के बाद कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का गेम शुरू हो गया। आपको 93 सीटों पर जीत मिलने और कांग्रेस के 17 सीटों पर सिमटने पर रणदीप सुरजेवाला ने हार के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल तक पंजाब के सीएम रहे और जनता उनसे नाराज थी। तो वहीं आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मिली शानदार जीत पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने साबित कर दिया कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, बल्कि मैं सच्चा देशभक्त हूं। कांग्रेस की हार से शिवसेना नेता संजय राउत भी हताश हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनावों में कांग्रेस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। हमें अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। पंजाब में लोगों को एक और विकल्प मिला है और आपको चुना है। भाजपा की जीत उनके चुनाव प्रबंधन की भी जीत है। गोवा में नतीजों से पहले तक कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर रही थी, लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने निराशा जताई है। तो वही बीजेपी में जश्न का माहौल है। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने यूपी में बीजेपी की जीत को राष्ट्रवाद की जीत करार दिया है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। जिस वक्त का जनता को इंतजार था वो आ ही गया। देश के सबसे बड़े सूबे में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा यूपी का सरताज, इस सवाल का जवाब सबको मिल गया। यूपी में एक बार फिर बीजेपी अग्निपथ को पार करके विजय पथ की तरफ बढ़ गई। लेकिन जिस 300 पार का नारा पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक लगा रहे थे, वो नारा अधूरा रह गया, क्योंकि सपा की साइकिल भले ही सत्ता की दहलीज को ना लांघ पाई हो, लेकिन वो बीजेपी को जीत का नया रिकॉर्ड बनाने से रोकने में कामयाब हो गई। जीत के लिए बजते ढोल, थाप पर नाचते कार्यकर्ता, खिलखिलाते कार्यकर्ताओं के चेहरे। कहीं जीत के लड्डू बांटे जा रहे हैं तो कहीं गले मिलकर बधाइयां दी जा रही हैं। ये तस्वीरें बीजेपी की उस खुशी को बयां कर रही हैं जो उसे देश के सबसे बड़े सूबे में जीत हासिल करके मिली है। उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद इतिहास को दोहराते हुए यूपी में बीजेपी ने एक बार फिर जीत हासिल की है। 3.5 दशकों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई हो। इससे पहले साल 1980 और 85 में कांग्रेस ने सियासी इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों से अपना नाम लिखा था, लेकिन इस बार बीजेपी अपना नाम उकेरने में कामयाब हो गई है। मगर ये जीत अधूरी है क्योंकि पार्टी 300 के पार नहीं जा पाई। इस बार भी सपा भले ही हार गई हो, लेकिन उसकी साइकिल ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि बीजेपी को कड़ी टक्कर दे डाली। 47 सीटों वाली समाजवादी पार्टी अब 120 के करीब पहुंच गई है। सपा के वोट शेयर में 10% का इजाफा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी नेता गदगद हुए जा रहे हैं। मगर इस जीत में बड़ा हाथ बीजेपी के नेताओं का नहीं, बल्कि बीएसपी का है। चुनावी नतीजों को लेकर चुनावी गलियारों में चर्चा चल रही है कि बीएसपी के घटते वोट शेयर का फायदा बीजेपी को मिला है। राजनीति के विशेषज्ञों का कहना है कि बीएसपी ने चुनाव में पूरा जोर नहीं लगाया, जिसकी वजह से उसका वोट बैंक छिटक गया और इस बार दलित का दिल जीतने में बीजेपी कामयाब हो गई। ये नतीजे जहां बीजेपी के लिए खुश करने वाले हैं, तो वहीं हार के बावजूद सपा को भी ताकत देने वाले हैं, क्योंकि 2017 के मुकाबले इस बार सपा के गठबंधन को कहीं ज्यादा सीट हासिल हुई हैं। इतिहास के पन्नों को पलटते हुए 5 साल पहले अखिलेश ने राहुल के संग जो गठबंधन बनाया था, वो 100 सीटें भी पार नहीं कर पाया था। मगर इस बार के आंकड़े बताते हैं कि जयंत और अखिलेश की जोड़ी भले ही ना जीती हो, लेकिन बीजेपी को जीत का नया रिकॉर्ड बनाने से जरूर रोक दिया। ये नतीजे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब की बार सदन में बीजेपी को सपा और भी कड़ी टक्कर देगी। ये जहूराबाद की जनता की जीत है।
जहूराबाद के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को 5 साल मौका दिया एमएलए बनने के लिए। उस पर ओम प्रकाश राजभर ने उनकी जो सोच थी, जो उनके विश्वास उन्होंने किया कि हमारा नेता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, आवारा पशु की समस्या हो या कोई भी समस्या जो जनता की थी उसको लेकर के हमने लड़ा। और क्षेत्र में जो भी विकास के लिए जो पैसा मिला, उत्तर प्रदेश में 403 विधायकों में इकलौता ओम प्रकाश राजभर जो अपने निधि का पैसा अपने क्षेत्र में लगा करके क्षेत्र का विकास करने का काम किया। उस पर जनता ने दोबारा मुझे विश्वास किया है। मैं जहूराबाद की जनता को धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करूंगा कि उन्होंने जो दोबारा मुझे मौका दिया है मैं उस पर खरा उतरूंगा। अध्यक्ष जी, भाजपा के लोग कहते थे कि इस बार ओम प्रकाश राजभर की बोहनी तक नहीं होगी, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कौन क्या कहता हमसे उससे मतलब नहीं है। हम अपना काम करते हैं, हम अपने काम पर विश्वास करते हैं। जनता के बीच में जो रहेगा, जनता की जो लड़ाई लड़ेगा, जनता का जो काम करेगा, जनता उनको विश्वास करेगी और जनता उनको चुन के भेजेगी। अध्यक्ष जी, जो आप लोगों ने सोचा था कि हम सरकार बनाएंगे और वो बहुमत क्यों नहीं आ पाया, इसका क्या कारण रहा? देखिए, हर पार्टी, हर मोर्चा, हर गठबंधन प्रयास करता है कि हम सरकार बनावें। अब कहीं ना कहीं हमारी कोई कमी रह गई है। जैसा किसी मुहावरा है ना कि असफलता इस बात का द्योतक है कि सफलता के लिए प्रयास पूरे मन से हमने नहीं किया। कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी रह गई। हम जनता के बीच में अपने विचार को, अपनी सोच को हम उनके घर तक नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हम उसको फिर अध्ययन करेंगे, विचार करेंगे, फिर हम उनके बीच में जाएंगे, हम अपनी बात को कहेंगे। ये मान रहे हैं कि आप असफल हैं? ये मान रहे हैं कि आप असफल हैं? भाई, सरकार बनाने में तो अभी तक तो हम असफल हैं। अध्यक्ष जी, आपने एक बात कहा था कि 10 बजते ही चल सन्यासी मंदिर में होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? चुनाव में कौन क्या कहता है? आप लोग कितने दिन से पत्रकारिता करते हैं? चुनाव के पहले क्या क्या आरोप प्रत्यारोप होते हैं, चुनाव के बाद सब खत्म। देश के 5 राज्यों में हुए चुनावों के लिए आज नतीजों का दिन है, जिसके चलते सभी की नजरें सिर्फ नतीजों पर टिकी हुई हैं। कहीं खुशी का माहौल है तो कहीं मायूसी छाई हुई है। इसी बीच दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता फिसल गई है, जिसके बाद पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पंजाब में आज 117 सीटों के लिए हुए चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। नतीजों में आम आदमी पार्टी की सरकार तय हो गई है। आप में जहां खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है तो कांग्रेस के अंदर मायूसी दिख रही है। कांग्रेस के अंदर अब ब्लेम गेम शुरू हो गया। पंजाब में कांग्रेस की स्थिति का जिम्मेदार सिद्धू और चन्नी को बताया जा रहा है। इसके अलावा खडूर साहिब से कांग्रेसी सांसद जसबीर डिम्पा ने सीधे पंजाब कांग्रेस इंचार्ज हरीश चौधरी और स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माखन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में कांग्रेस की हालत के लिए यही दोनों नेता जिम्मेदार हैं। सांसद ने दोनों पर नोट के बदले टिकट देने का गंभीर आरोप लगा दिया। डिम्पा ने कहा कि अंदरूनी लड़ाई, अनुशासनहीनता, टिकट के बदले नोट, वर्करों के दूर होने के साथ नेताओं के अहंकार ने पंजाब में कांग्रेस को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस हाईकमान को टिकट अलॉटमेंट को रिव्यू करना चाहिए। बता दें कि सिद्धू हमेशा अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते नजर आते हैं। यहां तक कि उनका कहना था कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है। पार्टी की अंतर्कलह के चलते ही पंजाब में कांग्रेस इस स्थिति में पहुंची है। इतना ही नहीं, चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी काम नहीं आया। यानी आखिरी समय में सीएम बदलने का जो निर्णय कांग्रेस ने लिया था उसे कोई फायदा पहुंचता नहीं दिखाई दिया। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया था, जो दलित समाज से आते हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई दांव नहीं चल पाया और पंजाब में सत्ता पलटने का इतिहास बरकरार रहा। जबकि 2012 में अकाली दल ने सत्ता रिपीट की थी। माना जा रहा था कि इस बार कांग्रेस भी सत्ता रिपीट करेगी, हालांकि ऐसा नहीं हो सका। भी चल रहे हैं। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन के हर कार्यकर्ता को ये कहा जा रहा है, लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटे। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वक्त आ गया है अब फैसलों का, वक्त आ गया है अब फैसलों का। अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं वक्त आ गया है फैसलों का। ये आपके सामने हम ब्रेकिंग। मतगणना केंद्रों पर दिन रात सतर्क और सचेत रूप से सक्रिय रहने के लिए सपा गठबंधन को बधाई दे रहे हैं। लोकतंत्र के सिपाही जीत का प्रमाण पत्र लेकर ही लौटें, अखिलेश यादव कह रहे हैं। और साथ में इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, इम्तिहान बाकी है अभी हौसलों का, यानी कि हौसले बरकरार रखिए, वक्त आ गया है अब फैसलों का। और फैसलों का वक्त, बिल्कुल फैसलों का वक्त है। और इसमें कहां क्या कुछ चल रहा है। 194 सीटें और
उस पर हर एक कार्यकर्ता को बधाई दे रहे हैं। सपा गठबंधन के हर एक कार्यकर्ता के लिए ये जो है लोकतंत्र के सिपाही है। जिस सीटों पर बढ़त बन रही है, जलालाबाद से सुखबीर सिंह बादल आगे बने हुए हैं, अमेठी से महराजी प्रजापति समाजवादी पार्टी से बढ़त पर हैं, गोरखपुर सदर से योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और सिराधु से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं, लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक बीजेपी से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, थाना भवन से सुरेश राणा बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा नौनतवा से ऋषि त्रिपाठी बीजेपी से बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये वो लोग हैं और ये वो प्रत्याशी हैं जो अखिलेश यादव खुद करहल से समाजवादी पार्टी से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से बढ़त बनाए हुए हैं, लखनऊ के मोहनलालगंज से सपा उम्मीदवार भी बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये तमाम वो चेहरे हैं जो लगातार आगे बढ़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि ये आगे बढ़े रहते हैं या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला मामला भी देखने को मिलेगा। चलिए, अब आपको स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको वो प्रत्याशी भी बता रहे हैं जो चर्चाओं में बने रहे, लेकिन फिलहाल जो नतीजे और रुझान आ रहे हैं उसमें पीछे हैं। उत्तराखंड से कर्नल अजय कोठियाल सीएम का चेहरा आम आदमी पार्टी की तरफ से वो पीछे चल रहे हैं। मऊ सदर से अब्बास अंसारी सुभाषपा से पीछे हो गए हैं, अभी कुछ देर पहले ये आगे चल रहे थे। लालकुआ से हरीश रावत भी लगातार पीछे चल रहे हैं। चमकौर साहिब भदौर से चरणजीत सिंह सन्नी कांग्रेस के पंजाब के मुख्यमंत्री पीछे चल रहे हैं। अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू भी कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। वाराणसी से नीलकंठ तिवारी बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। पटियाला से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी पंजाब लोक कांग्रेस, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई पार्टी बनाई और पीछे चल रहे हैं। लंबी से प्रकाश सिंह बादल अकाली दल से पीछे चल रहे हैं। बठिंडा से मनजीत सिंह बादल कांग्रेस से पीछे चल रहे हैं। तो घोसी से दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी से पीछे हैं। जहूराबाद से ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के प्रमुख पीछे चल रहे हैं। पणजी से उत्पल पर्रिकर निर्दलीय प्रत्याशी पीछे चल रहे हैं। फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य भी अब पीछे हो गए हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी छोड़कर और अब पीछे चल रहे हैं। जसवंत नगर से शिवपाल यादव अखिलेश यादव के चाचा भी पीछे चल रहे हैं। तमकोई राज अजय कुमार लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पीछे चल रहे हैं। हिमांग बीरेंद्र सिंह भी हिमांग से भाजपा से पीछे चल रहे हैं। गंगोत्री से अजय कोठियाल कर्नल अजय कोठियाल भी आम आदमी पार्टी से लगातार पीछे चल रहे हैं। तो लखनऊ कैंट से ब्रजेश पाठक लगभग 9000 वोट से बढ़त बनाए हुए हैं। लखनऊ नॉर्थ से सपा की पूजा शुक्ला भी आगे चल रही हैं। करना शुरू हो चुकी है। कानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार आगे चल रहे हैं। कलियर से भाजपा के मुनीश सैनी आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही गंगोली हाट में भाजपा के फकीर राम आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून कैंट से भाजपा के सविता कपूर आगे चल रही हैं। इसके साथ ही गंगोत्री में भाजपा के सुरेश सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड के हम आपको रुझान बता रहे हैं, जिसमें केदारनाथ से भाजपा की शैली रानी आगे चल रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गंगोली हाट से कांग्रेस के खजान चंद गुड्डू आगे चल रहे हैं। धारचूला की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के हरीश सिंह धामी आगे चल रहे हैं। गदरपुर में भाजपा के अरविंद पांडे आगे चल रहे हैं। कौन किससे आगे चल रहा है ये हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। भाजपा कांग्रेस में जोरदार टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार जीत का ताज किसके सर होगा, इसका आंकलन करना मुश्किल हो रहा है। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी पिछड़ गए हैं फिर से, और लालकुआं से पूर्व सीएम हरीश रावत भी पिछड़े हैं। वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अजय कोठियाल गंगोत्री सीट पर पिछड़े। इसके
इसके साथ ही खानपुर में निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कलियर में भाजपा के मुनीश सैनी आगे चल रहे हैं। गंगोली हाट में भाजपा के फकीर राम आगे चल रहे हैं। देहरादून कैंट की हम बात करेंगे। देहरादून कैंट में भाजपा की सविता कपूर आगे चल रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे